देखिएगा 7.7 तक हम लोग एनसीईआरटी बुक का 12 क्लास हम लोग समाप्त कर लिए हैं बेहतरीन तरीका से। अब हम लोग 7.8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बाबू थोड़ा सा हम लोग ना इंटीग्रेशन का प्रकार थोड़ा देख लें। ध्यान दीजिए बाबू सब लोग। इंटीग्रेशन ना दो प्रकार का होता है। इंटीग्रेशन को हम दो प्रकार में या दो भागों में बांटेंगे। पहले वाले का नाम है डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। और दूसरा वाला इंटीग्रेशन का नाम है बाबू इनडिफिनिट। क्या नाम इसका? इनडिफिनिट। इंटीग्रेशन का प्रकार हो गया दो प्रकार का, एक बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा इनडिफिनिट। बाबू डिफिनिट का मतलब होता है परिमित, परिमित मतलब जिसका सीमा पता हो कहां कहां तक है। और इनडिफिनिट का मतलब होता है अपरिमित, जिसकी सीमा ही पता नहीं हो। जैसे अभी तक आप जितना भी इंटीग्रेशन पढ़े हैं बाबू, क्या यहाँ पर कहीं भी कोई फंक्शन दिया रहता था? क्या यहाँ पर कहीं भी इस फंक्शन का लिमिट दिया रहता था? नहीं। तो इसको आप सॉल्यूशन करके प्लस निकाल ही देते थे सी। इसको सॉल्यूशन करने के बाद आप प्लस में सी ले देते थे। सी इसलिए लिखा जाता था क्योंकि सी लिखने का मतलब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, क्योंकि आपने इस इंटीग्रेशन को यहीं पर आपने समाप्त कर दिया। ठीक है ना? चलिए, और डिफिनिट का मतलब होता है बाबू एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट दिया हो। क्या दिया बाबू? लिमिट। इसका लिमिट दिया गया हो तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम डिफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। अब बाबू इसको सॉल्यूशन करने के बाद ना एक में प्लस सी नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि इस इंटीग्रेशन में पहले ही से लिमिट लगा हुआ है ए टू बी, मतलब इस फंक्शन का वैल्यू ए और बी के बीच में है, इसलिए यहाँ पर प्लस सी नहीं लगाएंगे। सी इसलिए लगाया जाता है जब एक में लिमिट नहीं दे रहता है और इंटीग्रेशन को यहाँ पर समाप्त करना होता है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन समाप्त हो गया। यहाँ पर पहले ही से वैल्यू दिया रहता है तो इसका वैल्यू ना ए और बी के बीच में है, इसीलिए डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम प्लस सी का यूज नहीं करेंगे। याद रहेगा? ठीक है। अब नीचे वाला जो वैल्यू दिया है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई कोई इंटीग्रेशन में ऐसे दिया हो, यहाँ पर फंक्शन दे दिया हो और यहाँ पर ए दिया हो, ऊपर बी दे दिया हो, बाबू नीचे वाले को हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। क्या पढ़ेंगे इसको? लोअर, LOWER, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हिंदी में अगर पढ़ेंगे निम्न सीमा, इसको बोलते हैं बाबू अपर लिमिट। क्या पढ़ेंगे? अपर लिमिट। हिंदी में अगर पढ़ेंगे उच्च सीमा। क्या पढ़ेंगे बाबू? उच्च सीमा। तो बताइए लिमिट किस में रहेगा, किस इंटीग्रेशन में, डिफिनिट में कि इनडिफिनिट में? डिफिनिट में। आगे बढ़िएगा बाबू थोड़ा सा। अब तो हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट के पास। एक इंटीग्रेशन दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक इंटीग्रेशन दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं y बराबर में यहाँ पर ले लेते हैं fx, एक इंटीग्रेशन दिया रहेगा बाबू, और ना इसका लिमिट भी दिया रहेगा कुछ। चलिए फिर इसे देते हैं। यहाँ से i बराबर में a टू b, यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं dx। बाबू ये कौन सा इंटीग्रेशन दिखने से लग रहा है? डिफिनिट। अब इसका यदि हम ग्राफ बनाए तो मान लीजिए सर जी, मान लीजिए ये हो गया हम लोग का x एक्सिस, ये हो गया हम लोग का y एक्सिस। ठीक है। ये जो ग्राफ है i बराबर में fx, मान लेते हैं कुछ ऐसे ये ग्राफ बनाते हुए चल रहा है, ये वक्र रेखा बनाते हुए चल रहा है। मान लेते हैं यह यहां से प्रारंभ हुआ है बाबू, इसका लोअर लिमिट कितना है बाबू? x बराबर में ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है बाबू। ये मान लेते हैं चलते चलते यहाँ तक पहुंचा, तो एक अपर लिमिट क्या कहेंगे बाबू? b, मतलब इसका सीमा a से b के बीच में। अब तो यह लिमिट जब यहाँ से यह जो फंक्शन है fx जब यहाँ से चला होगा, अचानक एक बार हाथ दे b तक तो पहुंचा नहीं होगा। मान लेते हैं कोई जीरो से मान लेते 5 है, तो जीरो से एक बार 5 तो नहीं गया होगा, जीरो से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 गया होगा। ठीक है। ये जो छोटा छोटा डिस्टेंस जो कवर करके गया है, ये वाला, फिर से ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस तरह से जो छोटा छोटा डिस्टेंस करके गया है, एक में अनंत पार्ट हो सकता है। कितना पार्ट बाबू? अनंत। मान लेते हैं इस तरह से जीरो से हम इनफाइनाइट डाल दें, इसका मतलब हो गया कि यह जीरो से स्टार्ट हुआ है अनंत तक गया है। ये जो छोटा छोटा खंड है ना बाबू, यह एक हम एन पार्ट मान लेते हैं। कौन पार्ट? एन पार्ट, PART, एन पार्ट मान लेते हैं। ये अनंत तक जा सकता है, छोटा 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 खंड हो सकता है। मतलब ये कि जीरो से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक एक लिमिट हो सकता है। याद रहेगा? ठीक है। अब एक ही अगर हमको चौड़ाई निकालना होगा, चौड़ाई का मतलब होता है कि एक बार में कितना गया, दूसरा का बार में कितना गया, तीसरा का बार में कितना गया, तो एक रकम चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? चौड़ाई। चौड़ाई का मतलब नहीं समझ में, जैसे कि एक इंटीग्रेशन देते हैं, यहाँ पर 2 दे देते हैं, यहाँ पर 5 डालते हैं, यहाँ पर 5 डाल देते हैं। बाबू चौड़ाई निकालने का मतलब होता है कि एक बीच का गैप,
यहाँ पर में था 5 पर आ गया, तो बताइए एक बार चौड़ाई कितना हो गया। तो एक बार चौड़ाई हम ले लेंगे 5 में से 2 गया, तो 5 में से 2 कितना हो जाएगा 3। तो एक हम बोलते हैं चौड़ाई, क्या बोलेंगे बाबू, चौड़ाई। एक वाइड बोलेंगे इंग्लिश में। तो जब भी वाइड निकालना हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यह रेक्टेंगल के आकार का ग्राफ बनाते हुए चलता है। देखिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत, यहाँ था यहाँ आया, फिर से यहाँ आया, फिर से यहाँ आया। बाबू यह रेक्टेंगल के आकार का ग्राफ बनाते हुए चलता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, देते हैं वाइड, WIDTH, वाइड मतलब होता है चौड़ाई, वाइड ऑफ रेक्टेंगल। तो वाइड ऑफ रेक्टेंगल निकाला हो बाबू, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे। किसको बाबू, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट। अभी ना बताए थे 2 यहाँ पर 5, तो 5 में से 2 गया 3। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे। एक बेर में कितना गया है, तो n से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे बाबू, n से। n का मतलब होता है एक भाग। जैसे 2 से 5 तक हमको जाना है, एक बार में कितने गए, दूसरा का बार में कितने गए, 5 तक पहुंचने में हम क बेर यहाँ से गए। अरे सुनिए, तो एक को पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। तो इधर को पार्ट है बाबू, एन पार्ट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वाइड ऑफ लेंथ को हम ना एक में बोल देते हैं हाइट बोल दीजिए, चाहे चौड़ाई बोल दीजिए। तो खातिर हम एच का प्रयोग करने जा रहे हैं। इसका बाबू एच सीखते रहेगा, एक और स्टेप समझा रहे हैं ना, कि बता लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर चौड़ाई को हम क्या लिखे हैं, एच। अब हम बी लिखेंगे, कुछ लिख लीजिए, हम बी पहले लिख दिए, इसलिए हम एच लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, बी माइनस ए, बटा में क्या है बाबू, एन। अब एक तिरछा तिरछी गुना करिएगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हो जाएगा NH, ठीक ना, बड़का ही एच हो गया, ही छोटा एन हो गया, बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बी माइनस के ए। ये जो फॉर्मूला आ गया ना, ये किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का वाइड निकालने का फॉर्मूला, वाइड मतलब चौड़ाई, ये दिया है। अकॉर्डिंग इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का वाइड निकाल दीजिए, तो आप लिख दीजिएगा NH बराबर में क्या कहता है फॉर्मूला में, B माइनस ए। तो 5 में से 2 बाबू, 5 में से 2 बाबू 3 आएगा, निकाले ढंग आराम से आप निकाल सकते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर में एक बीच की चौड़ाई, बीच का गैप ना, समझे, इतना हल्का समझा रहे हैं, एक बीच का गैप। तो 5 और 2 के गैप कितना है, 3 है। एक रे का वाइड बोल देंगे, क्या बोल देंगे बाबू, और आपको समझ में आ गया होगा NH हम कैसे लाए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर हम लोग लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन यहाँ ना डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि भी सारा होता है। यहाँ पर थोड़ा और इसको आगे लेके देखिएगा। अभी हम बता रहे थे, ओए पीछे हम बता रहे थे NH बराबर में D माइनस के ए। बाबू जो नहीं बड़का लिखे हैं वो H है, ठीक है। ये फॉर्मूला को हम एक बार और यहाँ पर लिख दें, NH बराबर कौन सी बाबू, B माइनस ए। अब यहाँ पर अगर कोई पूछ दे H क्या है, तो लिमिट वाला चैप्टर से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। H जो है ना वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है। इसका जो वैल्यू होता है ना, आप लिख दीजिएगा, इसका जो वैल्यू होता है यह याद रखिएगा बहुत छोटा होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है, 0 के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पर n क्या है बाबू, तो n ना इन छोटा छोटा खंड है। ये कितना खंड हो सकता है, कितना हो सकता है, इनफाइनाइट ना। ये छोटा छोटा खंड कितना हो सकता है, n पार्ट, इनफाइनाइट बोलेंगे। इसीलिए जब भी है कहीं आएगा ना, तो कह रहा है कि h टेंस टू 0, h है, h टेंस टू 0 और n टेंस टू इनफाइनाइट लिखिएगा। n ये छोटा छोटा खंड है, चौड़ाई है, और h जो होता है यह बहुत छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर। पढ़े आप लोग 5वें चैप्टर में, ठीक है। अब यदि कोई क्वेश्चन दिया हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। नाउ यहाँ पर लिखने जा रहे हैं आई बराबर, सुनिए यहाँ पर इसका लिमिट दिया गया है, अब फंक्शन दिया गया है dx। बाबू अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग, देखिएगा लिमिट पहले लिखेंगे h टेंस टू 0 है, h है, एक लिख देंगे n टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बाबू फंक्शन, कौन से स्टार्ट करेंगे, फंक्शन। यहाँ पर हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो पहले हम लिखेंगे f और लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे। किससे बाबू, यही सीखना है, सीखिए, ये लिखेंगे अब पहले लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे। अब बताइए जब हम आप ए पर थे, के बाद हाथ बी पर पहुंच गए ना, आप तनी तनी सा की आगे बढ़े, कितना, तो तनी तनी एच, तनी तनी सकी, ऐसे तनी सकी ज्यादा। तो यहाँ से हम लोग लिख दिए एफ ए प्लस एच, ए में तनी सकी ज्यादा, ए में तनी सकी ज्यादा, तो तनी सकी ज्यादा मतलब लगभग 0 के बराबर, आप प्लस में। और चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एफ ए प्लस तनी सकी और ज्यादा, तो 2h लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बाबू, 2h। ये नहीं समझ में आया, कोष्ट बंद कर दीजिए। यह ऐसे ही चलता रहेगा बाबू, प्लस में 2h 3h अनंत तक। ये लास्ट में आएगा एफ ए प्लस
n-1 इंटू में h। याद रहेगा। ये लास्ट में आप लोग एपी का फॉर्मूला नहीं पढ़ते थे, ए एन बराबर में ए प्लस कोष्ट में n-1 इंटू डी, एनवा पद का वही तरह लास्ट में जाएगा तो ए प्लस कोष्ट में n- इंटू एच हो जाएगा। डी का काम डिफरेंस डिफरेंस यहाँ पर छोटा छोटा एच तो है, एच है छोटा छोटा है, तो एक हम ये फॉर्मूला लिख देंगे। याद रहेगा बाबू, ठीक है आगे बढ़िए। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। थोड़ा और देखिएगा, अगर अगर क्वेश्चन बनाते समय ये वाला स्टेप कहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, कहीं ये वाला स्टेप आता है बाबू, कहीं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n-1 आता है, मतलब कि कहीं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश आता है तो सारा एपी जीपी एचपी का हो जाता है। तो इसका का फॉर्मूला बता रहे हैं, अगर कोई किसी क्वेश्चन को बनाइए और 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश अनंत तक अगर हमको जोड़ना हो, सम करना हो, तो ये जोड़ा मत जाएगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेगा, n कोष्ट में n-1 बाई में 2, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। कौन फॉर्मूला बाबू बोल के बताइए, n कोष्ट में n-1 बाई में 2, कब, जब नंबर का लगातार ऐड हो तब, लगातार ऐड 1 2 3 4 5 6, तब फॉर्मूला यूज करिए कौन, n कोष्ट में n-1 बाई में 2। ये संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला है, सम जोड़, याद रहेगा, ठीक है। अगर बाबू यह इसके रूप में हो, 1 के स्क्वायरिंग 2 के स्क्वायरिंग प्लस में 3 के स्क्वायरिंग प्लस में ऐसे ही डेडेस आप प्लस में क्या लिख दें n-1 का स्क्वायरिंग, इसके रूप में हो तब क्या करिएगा, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, n कोष्ट में n-1, ध्यान दीजिए बाबू, n कोष्ट में n-1 यहाँ पर लिखिएगा 2n-1 बट्टा में 6। बोलिए तो क्या फॉर्मूला यूज करिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में 1 के स्क्वायरिंग प्लस 2 के स्क्वायरिंग प्लस 3 के स्क्वायरिंग या स्क्वायरिंग के रूप में ऐड हो, तो उसके ऊपर आप यूज करिएगा n कोष्ट में n-1 और कोष्ट में 2n-1 बाई में 6। आगे देखिए थर्ड नंबर में, आगे देखिएगा बाबू, अगर यहाँ पर फॉर्मूला पावर 3 में आ जाए, इसके रूप में आ जाए, इसके रूप में आ जाए, तो आपको क्या करना है, यहीं लिख के n-1 बाई में 2 एक होल स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना बाबू, होल स्क्वायर। अगर किसी क्वेश्चन बनाते समय 7.8 का कोई क्वेश्चन बनाते समय ये टर्म आता है तो उसकी जगह पर है लिखिएगा, मतलब कि अगर पावर 3 में ऐड करना हो लगातार किसी संख्या का, चाहे सम संख्या हो, विषम संख्या, भाज्य संख्या, कौन संख्या हो, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करिएगा, जोड़ना हुआ तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए बाबू आगे देखिएगा, यहाँ पर एक रकम नोट ए बनाते हैं, ठीक है। नोट बी देखिएगा बाबू, नोट बी में देखिए, अगर कोई क्वेश्चन इसके रूप में हो, कोई जीपी दिया हो टर्म, अगर कोई जीपी दिया हो, है n-1 का मतलब होता है n टर्म तक होगा, अनंत तक होगा। चलिए अगर कोई क्वेश्चन दिया हो ए प्लस में फिर से दिया हो, यहाँ पर देखिए, अगर कोई क्वेश्चन दिया हो ए प्लस में यहाँ पर दिया हो ए आर स्क्वायर ए आर के पावर 3 प्लस डैश 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 ऐसे हैं, अगर ये टर्म कहीं आवे, मतलब ना समझ में आया, एपी जब हम लोग पढ़ते थे तो पहला पद को a1, दूसरा का पद को a2, तीसरा का पद को a3, डैश से यहाँ पर हम लोग n-1 लेते थे। वैसे अगर कहीं ये टर्म आता है इसके रूप में, ये जीपी का क्वेश्चन हो गया, a प्लस ए आर स्क्वायर ए आर के पावर 3 प्लस डैश डैश ऐसे ही अनंत तक, यह nth टर्म तक होगा, वो nth कहाँ तक टर्म, nth टर्म तक हो, तो इसका सम कैसे निकलिएगा, सम मतलब होता है SN, सम मतलब SN, पढ़े ना आप 10th क्लास में, पदों का योग। तो सम का फॉर्मूला यहाँ पर याद रखिएगा सर जी, यहाँ पर क्या याद रखिएगा, a गुना r के पावर n माइनस k1 बाई r माइनस k1, ध्यान देना है, a गुना मैंने पहल का पद, r का मतलब होता है एक में जना से गुना रहेगा, ये आएगा तो समझ में आ जाएगा, बस इसको याद रखिए। सम बराबर में a गुना r के पावर n माइनस k1 बटा में r माइनस k1। यहाँ पर अब कोई क्वेश्चन को कहेगा r क्या है, तो जिस तरह से आप एपी में सार्व अंतर निकालते थे, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस के a1, याद है, तो उसी तरह से जीपी में r निकाला जाता है, वहां पर कॉमन डिफरेंस पढ़ा जाता है, यहाँ पर डी से कहता था, यहाँ पर आर से कहता है, बस एक जीपी में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आर का फॉर्मूला हो जाएगा बाबू a2 बटा a1,
क्या हो जाएगा बाबू, A2 बटा A1। एकरा में A2 माइनस A1 होता था, आएगा में A2 बटा A1 हो जाएगा। याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। नोट सी में देखिएगा, फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर पढ़ा रहे थे आप लोगों को हम, लिमिट का नाम था लिमिट। उसका फॉर्मूला वगैरह हम ड्रॉ करवाए थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x बराबर में 1। याद है? आगे देखिएगा, अगर एक फॉर्मूला ड्रॉ कर दें, लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos x के नीचे x नहीं होता था, आप लोग याद होना चाहिए, ये कितना होता है बाबू, 1 होता है। आगे देखिए, अगर हम लिख दे लिमिट x टेंड्स टू 0, एक फॉर्मूला होता था देखिएगा, tan x बटा में x, एक रहेगा tan x बटा में x लिखिए या x बटा tan x लिखिए, कितना होता है बाबू, 1 होता है। पता होता है ना, ठीक है। आगे बढ़िए, अगर हम लिख दें लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बट्टा में x, इसका अगर कहीं वैल्यू आता है तो इसका वैल्यू हम कितना रखते हैं, 1। क्या रखते हैं बाबू, 1। आगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, आगे फॉर्मूला था a के पावर x माइनस के 1 बटा में x। बाबू इसका वैल्यू बता दीजिए कितना होता है, लॉग ए। कितना होता है बाबू, लॉग ए। आगे देखिएगा, अगर हम कह दे लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस x की पावर 1 बाई एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ए। क्या होता है बाबू, ए। अच्छा, हेकरा को अगर हम पलट दें, ई के पर किधर गया, हेकरा का आप पलट भी दीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, 1। ध्यान दीजिए, अगर इसको ना हम थोड़ा चेंज करके लिख दें, लिमिट, यहाँ पर लिख दें लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटा e के पावर h माइनस 1, तब एक वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। 2 कॉपी इसका बुझा रहा है। अब यहाँ पर h रहेगा तो h रहेगा, पावर में x रहेगा तो x रहेगा, याद रहेगा। तो बाबू 7.8 का ये टोटल रिजल्ट हो गया, इसी पर सारा क्वेश्चन बनेगा। समझ में आया? पूछना गए नहीं, पूछना है तो उतार लीजिए।